हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन गाइड्स चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आज आप तमाम सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मौजूदा दौर में ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम बीमारी बनती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 8 में से एक खातून अपने ज़िंदगी के किसी ना किसी मराहिल में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती है। लाइल्मी और बरवक्त तशखीस और इलाज ना होने की वजह से इस बीमारी में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और इसी वजह से आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद और इंफॉर्मेटिव पैनल डिस्कशन। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी क्या है, किस तरीके से इसको डायग्नोज किया जा सकता है और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। जो ख़वातीन इसका शिकार हो चुकी हैं, वो अब अपना बेहतर किस तरह ख़्याल रख सकती हैं और अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हैं। हमारी फर्स्ट पैनलिस्ट का नाम है डॉक्टर सना ज़ीशान, हु इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हैदराबाद, कराची. Thank you so much, ma'am, for joining us. Our second panelist is Ms. Fauzia Amir Ali, who is nurse navigator at Oncology Department, Aga Khan University Hospital. We have a very expert physiotherapist, Ms. Bakhtawar Salim, and we have a very brave woman with us, Mistress Ali, जिन्होंने ना सिर्फ इस बीमारी का बहुत बहादुरी से सामना किया, बल्कि अब वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हैं इस सोसाइटी की और सबको एक एग्जाम्पल सेट करती हैं. सो हम अपने डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे विद डॉक्टर सना. डॉक्टर सना, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आप हमें ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन दें कि ये बीमारी क्या है, किस उम्र की ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार हो सकती हैं और ये इससे किस तरह हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, इसे किस तरह हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. जी, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का और इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ करने का। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हमें मालूम है कि एक पूरा महीना हम इसे डेडिकेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, लेकिन हमें इस महीने से बाहर निकल के पूरा साल ही ब्रेस्ट कैंसर की बात करनी चाहिए, बिकॉज़ ये ऐसा मर्ज़ है जो ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर के तौर पे जाना जाता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एशिया में सबसे ज़्यादा इसकी ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में पाई जाती है। और जैसे फ़ातिमा ने बताया कि 8 में से 1 औरत इस मर्ज़ का शिकार हो सकती है अपनी ज़िंदगी में। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री ना होने की वजह से जो सारा डेटा हम प्रेजेंट करते हैं, जो सारी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो मोस्टली हमारा यूएस और यूके बाहर की कंट्रीज से होता है। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़ है, ये हमारे अपने बॉडी के सेल्स होते हैं। खुदा ने हमें एक बहुत कंट्रोल्ड मेथड से बनाया हुआ है। हम बहुत एक कंट्रोल्ड तरीके से हमारे जिस्म के सेल्स, हमारे टिश्यूज ग्रो करते हैं। अगर हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से के सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाएं, तो वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं और कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी यही होता है कि हमारे ब्रेस्ट के अपने सेल्स बेकाबू हो जाते हैं, बगावत पे उतर आते हैं और कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनमें कुव्वत होती है कि वो अपना मकाम, अपनी जगह छोड़ के जिस्म के दूसरे इलाके, मसलन के लंग्स, लिवर, बोन्स या इवन ब्रेन, वहां तक ये स्प्रेड हो सकते हैं। जैसे फातिमा ने सवाल किया कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मेजॉरिटी केसेस में ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह हमें नहीं मालूम। ये ऑल ऑफ अ सडन स्पोरेडिक वे में किसी भी औरत में हो जाता है। क्या हमारी हवा खराब है, क्या हमारा पानी खराब है, क्या हमारी ग़िज़ा खराब है, हम अभी तक कोई रिसर्च प्रूवन एविडेंस हासिल नहीं कर सके हैं जो बता सके कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है। 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर खानदान में रन करते हैं, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और बाकी 5 से 10% कैंसर्स वो होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल या हमारी बॉडी हैबिट्स या हमारी हैबिट्स की वजह से होते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोटापा, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, अल्कोहल का कंजम्पशन या स्मोकिंग जिन सोसाइटी में ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, उनमें इसकी की प्रिवेलेंस ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा है।
गैर ज़रूरी तौर पे अपनी पहली प्रेगनेंसी को डिले करना, यानी पहली औलाद 30 साल की उम्र के बाद प्लान करना, या फिर अपने बच्चों को दूध ना पिलाना, वो भी थोड़ा सा रिस्क को ऐड करता है ब्रेस्ट कैंसर के कॉज में। इसके अलावा बैरूनी तौर पे जो हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उनका मुसलसल 5 साल से ज़ायद दौरानिए के लिए मुसलसल इस्तेमाल करना भी रिस्क को बढ़ाता है ब्रेस्ट कैंसर के। ये जो रिस्क फैक्टर्स हमें मालूम है, इनके होने या ना होने के बावजूद ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में हमेशा एक रिस्क पे रहेंगी, क्योंकि जहाँ ख़वातीन है, जहाँ छाती है, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हमेशा रहेगा। एज अ वुमन, एज अ फीमेल, हम कभी भी अपने रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर को 0% पे नहीं लेकर आ सकते। तो उसके लिए जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी तरफ तवज्जो देना, अपने आप को चेक करना, ब्रेस्ट को और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाना, अवेयरनेस को बढ़ाना, ताकि गॉड फॉरबिड अगर किसी औरत को इस बीमारी में, अगर कोई औरत इस बीमारी में मुब्तला होती है, तो वो जल्द आइडेंटिफाई हो सके, जल्द उसकी तशखीस हो सके और उसका मुकम्मल इलाज हो सके। तो फातिमा, क्या मैं यहीं पे इलाबोरेट करूं ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के बारे में? ओके, तो अक्सर मैं खवात ब्रेस्ट आई एम सॉरी। मैं ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के बारे में यहीं पे बात कर लेती हूँ। अर्ली डिटेक्शन से मुराद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी आइडेंटिफाई करना, यानी उसको जल्दी पिकअप करना। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी औरत को ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसको छुपाती है, उसको डिस्कस नहीं करती, इग्नोर करती है, वेरियस रीजन की वजह से, चाहे वो टैबू हो, स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा हो, इग्नोरेंस हो, या फीमेल हेल्थ की प्रायोरिटी ना हो। अगर वो अपनी तरफ तवज्जो ना दे तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने लग जाता है, एडवांस स्टेज में हो जाता है, और फिर वो हमारे पास हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एज अ फीमेल, एंड आई एम श्योर जो हमारी ऑन्कोलॉजी की नर्स है, शी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो हमें वंस अ मंथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी चाहिए, और वो खवातीन जो 40 ईयर्स से बड़ी एज की हैं, उनको साल में एक दफ़ा अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना चाहिए, जो कि एक टेस्ट है, एक टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती तब्दीलियां ब्रेस्ट में हो रही हैं या नहीं। अगर स्क्रीनिंग मैमोग्राम पे कैंसर पिक हो जाता है, तो वो अर्ली स्टेज में होता है, उसको हम मुकम्मल तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और औरत जो जो पेशेंट है वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। अब आप हमें, अक्सर खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड मिथ्स पाए जाते हैं, जैसे अक्सर खवातीन ब्रेस्ट कैंसर को ब्लैक अंडरगारमेंट से मुंसलिक कर देती हैं और ड्यूड्रेंट के इस्तेमाल को इससे लिंक कर देती हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? जी फातिमा, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ बहुत से मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके। ब्लैक अंडरगारमेंट्स इन पर्टिकुलर, या इनफैक्ट किसी भी तरह के अंडरगारमेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को नहीं बढ़ाते हैं। अंडरगारमेंट्स का पर्पस सिर्फ ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है, दैट इज इट, ताकि उसमें पेन नहीं हो और अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं हो। ब्लैक हो या अंडरवायर्ड ब्राज हो या कोई भी अंडरगारमेंट्स हो, उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। सिमिलरली डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, एंटीप्रेस्पिरेंट्स, इनसे भी सो फार कोई लिंक नहीं देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर का। अब तक हमारे पास इनसे रिलेटेड कोई रिसर्च प्रूवन एविडेंस नहीं है जो मैं स्टेट कर सकूं कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो सो फार वी आर सेफ एंड वी कैन यूज डिओड्रेंट्स वेरी इजीली। एक और मिसकंसेप्शन जो बहुत परसिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, वो है बायोप्सी करवाना, राइट? नीडल टेस्ट, बायोप्सी जो है वो बेसिकली नीडल टेस्ट होता है जो कैंसर के लिए, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। उससे रिलेटेड हमारी औरतों को बहुत कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लोहा छू लेगा कैंसर को तो फैलने लग जाएगा और नहीं करानी चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आपको किसी भी वजह से बायोप्सी एडवाइस की जा रही है,
तो प्लीज गो अहेड विद इट. बायोप्सी इज एब्सोल्युटली सेफ. इसका पर्पस सिर्फ डायग्नोसिस बनाना होता है ताकि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू की जाए. ऑलरेडी फैलने का पोटेंशियल या ना लगे. तो डोंट मिक्स द टू. बायोप्सी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के बाद अक्सर खवातीन में कुछ खौफ पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि दोबारा कैंसर हो जाने का खतरा, या फिर बॉडी डिसफिगरमेंट का खौफ. तो आपने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में खवातीन में अमूमन ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद कौन-कौन से खौफ जो है वो ऑब्जर्व किए हैं? फातिमा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली दो ऐसे खौफ होते हैं जिससे खवातीन बहुत ज़्यादा घबराती हैं, और परहैप्स यही वो दो मेन इम्पोर्टेंट रीज़न होती है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती. एक होता है ब्रेस्ट को लूज करने का खौफ, और दूसरा होता है बालों को लूज करने का खौफ. बाल लूज होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, ठीक है, और ब्रेस्ट लूज होता है सर्जरी की वजह से. तो लेट मी टॉक अबाउट द ब्रेस्ट फर्स्ट. ब्रेस्ट, एक जमाने में ब्रेस्ट कैंसर के लिए हर पेशेंट को ब्रेस्ट लूज करना पड़ता था, लेकिन इन दिस डे एंड एज अभी इतनी एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं कि आप किसी भी तरह के ट्यूमर को कीमोथेरेपी देके छोटा करके ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, और पेवंतकारी करके उसे रिपेयर करके डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, कभी कभी उसमें कुछ फैट भर के या मसल भर के भी ब्रेस्ट को फॉर्म किया जाता है. उसकी शेप को और उसकी अपीयरेंस को एज गुड एज नॉर्मल किया जाता है. ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है या तो कैंसर बहुत बड़ा हो कि उसने पूरी ब्रेस्ट को इन्वॉल्व किया हुआ हो, पूरी ब्रेस्ट ही खराब हो गई हो, या फिर एक से ज्यादा मकाम पे ट्यूमर हो, डिफरेंट एरियाज में ब्रेस्ट के ट्यूमर हो, तो उस ब्रेस्ट को बचाया नहीं जाता. इवन इन दैट सिचुएशन हम खवातीन को ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी ऑफर करते हैं जहां पॉसिबल हो, कि हम उन्हें उसी सर्जरी में या फिर 1 से 2 साल बाद एक मसनूई ब्रेस्ट बना के दिया जा सकता है. इवन मसनूई निप्पल एंड अरियोला भी बना के दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी या फिर टैटूज. तो औरत को एक हैंडीकैप्ड फॉर्म में रहने की जरूरत नहीं होती है, एंड हर फिजिकल अपीयरेंस कैन बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल. लेकिन अगेन मैं फिर अपने वही स्टेटमेंट रिपीट करूंगी कि ब्रेस्ट लूज करना तब पड़ता है जब कैंसर एडवांस्ड हो, जब कैंसर बड़ा हो गया हो. अगर छोटे कैंसर पे प्रेजेंट कर लेते हैं, छोटे ट्यूमर के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड द वुमन कैन इजीली कैरी हर ओन नेचुरल ब्रेस्ट. जहां तक कीमोथेरेपी की सवाल होता है, कीमोथेरेपी मोस्टली सारे ब्रेस्ट कैंसर्स में देने पड़ते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स. सिर्फ सर्टेन छोटे ट्यूमर्स या नॉर्मोलूट ट्यूमर्स होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी मिस की जा सकती है. कीमोथेरेपी से झड़ने वाले बाल टेम्पररी होते हैं. जैसे कीमोथेरेपी स्टॉप होती है, बालों की ग्रोथ दोबारा आ जाती है, और देखा गया है, आई एम श्योर फौजिया विल एग्री टू दिस, कि पहले से ज्यादा अच्छे बाल आ जाते हैं. कभी कभी कलर और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है. तो दीज आर थिंग्स कि खवातीन को खौफजदा तो जरूर करता है, बट वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन इट टू देम, काउंसिल देम, ताकि वो इस चीज से अग्री करें और वो इसको अपनी थेरेपी को करवा सके रादर देन बीइंग स्केयर्ड ऑफ इट. डॉक्टर फौजिया, सॉरी डॉक्टर सना, आपने जो है मेमोग्राम के बारे में बताया कि मेमोग्राम जो है वो 40 उम्र के बाद हर खवातीन को साल में एक मरतबा करवाना चाहिए. क्या मेमोग्राम के अलावा कोई और ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो सके? जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमें ब्रेस्ट कैंसर की इंडिकेशन मिलती है वो है मैमोग्राम. मैमोग्राम के अलावा डॉक्टर एज पर नीड अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा सकते हैं. एट टाइम्स हम एमआरआई ब्रेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है नीड के ऊपर. पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज अ मैमोग्राम. 40 पे हम हर एवरेज औरत का कराएंगे, यानी कि सारी खवातीन जो 40 को हिट कर गई हैं उनका वंस अ ईयर या वंस इन एवरी 2 years मैमोग्राम चाहिए होता है. However, if there are other females जिनकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की बहुत स्ट्रांग है या उनके रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग इवन 35 पे भी करवा सकते हैं मैमोग्राम, बट दैट इज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर. आप लोग, कोई औरत खुद से जाके मैमोग्राम 35 पे नहीं करा सकती है. 40 पे अलबत्ता हर औरत जस्ट सिंपली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके कहे कि मुझे स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना है, तो वो करवा सकती है.
तो मैमोग्राम इज द फर्स्ट टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सना ने बात करी हमारे पास कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत खौफ़ज़दा होती हैं कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और यकीनन ख़वातीन के साथ-साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी कीमोथेरेपी से लेके बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होते हैं और उनके दिलों में बहुत सारे फ़ियर्स एंड मिथ्स पाए जाते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस फ़ौज़िया को कि वो बताएँ हमें कि यूजुअली फैमिली में और ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर में, पेशेंट में कीमोथेरेपी रिलेटेड क्या-क्या खौफ पाए जाते हैं और इनमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, यस, कीमोथेरेपी से रिलेटेड बहुत डर है हमारे मरीजों में, बहुत घबराते हैं और अक्सर पेशेंट्स इसी वजह से ट्रीटमेंट नहीं करवाते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन आप यकीन जानिए, हमारे पास आज 10-10, 15-15 साल पुराने मरीज आते हैं जब अपने फॉलोअप्स पे, और हमें लगता नहीं है उनको देख के कि वो कभी हमारे पेशेंट रह चुके हैं। वंस उस दौर से वो गुजर जाते हैं, उस पीरियड से वो गुजर जाते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। वो पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जिसमें फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है। कीमोथेरेपी के जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं हम उसके बारे में बात कर लें, फिर हम उसकी मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे तो थोड़ा सा आसान बना देगा वो मरीजों के लिए। कीमोथेरेपी बेसिकली वैसे ही दी जाती है जैसे कोई भी एंटीबायोटिक दी जाती है, नस के जरिए देते हैं वो। उसके मेजर साइड इफेक्ट्स में उल्टी मतली का है होना है, स्किन काली हो जाती है, नेल्स काले हो जाते हैं, सबसे मेन जो है वो बाल झड़ जाते हैं, जो कि औरतों के लिए अनएक्सेप्टेबल होता है क्योंकि हम सबको अपने बालों से बहुत प्यार होता है। फिर उसमें हमारे खून के खलियात कम हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो ये बहुत मोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं जो होते हैं, जिनकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल नहीं है अगर हम टाइमली कर लें तो। आजकल मेडिसिन बहुत अच्छी आई हुई हैं, कीमोथेरेपी के बाद फौरन बाद वो मेडिसिन देते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स और भी कम हो जाते हैं। अक्सर हमारे पेशेंट्स हमको ये क्वेश्चन करते हैं कि कीमोथेरेपी जब चल रही होती है तो मैं क्या खा सकता हूँ, मैं क्या पी सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिल सकती हूँ, मैं ऑफिस जा सकती हूँ, मेरी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, मैं कीमो लगा के जाऊंगी या शुआएं लगा के जाऊंगी तो मेरे जिस्म से उसकी रेस तो नहीं निकल रही होंगी जो कि मेरे घर में बच्चा है उसको हार्म पहुंचाएंगी, या मेरे घर में एक प्रेग्नेंट है उसको हार्म पहुंचाएंगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल खाना खाएं, घर का प्रॉपर पका हुआ सब कुछ आप खा सकते हैं। हम कभी मना नहीं करते कि आप घर का खाना भी कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ खाएं। नो, आप घर का सब कुछ खा सकते हैं। बाहर का खाना खाने के लिए हम सिर्फ इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता वो किन मिर्च मसालों से बना हुआ होता है, और चूंकि जो पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा होता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स, खून के सफेद खून के खलियात जो कि हमारे जिस्म में एक फौज का काम करते हैं, लड़ते हैं बीमारियों के खिलाफ, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम मना करते हैं कि भाई बाहर का खाना मत खाया करें। दिन में 15 ग्लास पानी पिए। 15 ग्लास पानी पीने से हमने देखा है, मरीज खुद हमें कहते हैं कि हमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम महसूस होते हैं। बाहर आप बिल्कुल नॉर्मली जा सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल करें, आप अपने दोस्तों में मिल सकते हैं, आप गैदरिंग्स में जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा एरिया है जो बहुत ओवर पॉल्यूटेड हो, जहाँ बहुत स्मोक हो, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो हम मना करते हैं कि आप बाहर न जाएं। वरना आप शादी अटेंड कर सकते हैं, आप सब कुछ नॉर्मल, जिस तरह एक नॉर्मल बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है आप बिल्कुल उस तरह गुजार सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो जब कीमोथेरेपी लगा के सीधा ऑफिस ज्वाइन करते हैं, और उनका ये कहना होता है कि हम जैसे ही ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं हम बिजी हो जाते हैं तो हमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम महसूस होते हैं। तो हर पेशेंट की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो, आप अपने आप को बिजी कर दो, तो आपको साइड इफेक्ट्स बहुत कम महसूस होते हैं। डेली नहाना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, स्पेशली मैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बोलूंगी, वो हाथ और पाँव की नमनेस है। हाथ और पाँव के टिप्स पे नमनेस हो जाती है, इनको दर्द होता है बहुत सिवियर, जिसके लिए हमारे डॉक्टर्स इनको मेडिकेशन रेफर करते हैं। बहुत अच्छी मेडिकेशंस भी आई हुई हैं जो कि दर्द में बहुत बेहतरी पहुंचाती हैं। लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके तवज्जुह से बताऊंगी
हमारे पास मार्केट में बहुत आम प्रेशर बॉल मिलता है। जब आप टीवी देख रहे हो, आप फारिग बैठे हो, प्रेशर बॉल हाथ में लेके उसको स्क्वीज करते रहें, इस तरह दबाते रहें। इसी तरीके से जो बेलन आता है जिससे हम चपाती बनाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा बेलन ले लें। जब आप टीवी देख रहे हो, बैठे हुए हो, अपने पाँव के नीचे बेलन रख के उसको रोल करें। इससे आपके प्रेशर पॉइंट्स दबेंगे और ये जितना भी सुनपन है, जो दर्द है, ये आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, कीमोथेरेपी से भागना नहीं है। थोड़ी अरसे के लिए ये तकलीफ है, नो डाउट, ये परेशानी है, लेकिन इसके बाद आप यकीन करें, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे। जिनके बाल गिर जाते हैं, वो बाल वाकई डॉक्टर सना ने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे आते हैं, घने बाल आते हैं, कर्ल्स आते हैं, बहुत अच्छे बाल आते हैं। हमने मरीजों को देखा है। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं, पूरा करवाएं। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता विद इन 3 to 4 months सारे इफेक्ट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक। डॉक्टर सना ने हमारे डिस्कस किया था अबाउट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक। सो मिस फौजिया, हमें प्लीज बताइएगा कि व्हाट इज दिस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसका सही तरीकेकार क्या है और कितनी दफा हम कर सकते हैं इसे, इस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक को अप्लाई करने का, फॉलो करने का सही वक्त क्या है? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे पहले तो मैं बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अपने ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट कर लेंगे। अल्लाह ना करे अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो बहुत अर्ली ट्रीट हो जाएगी। जो औरतें रेगुलरली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करती हैं, उनको फौरन से पिक कर लेती हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई अब हमारे ब्रेस्ट में ये चेंजेस आई हैं और हमें डॉक्टर को दिखाना है। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा, माहवारी से पहले हम मना करते हैं ब्रेस्ट एग्जामिन करवाने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे ब्रेस्ट में लम्प्स बने हुए होते हैं, तो वो राइट टाइम नहीं है एग्जामिन करवाने का। लेकिन वंस आप माहवारी से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद उस पूरे महीने में आप कभी भी एग्जामिन कर सकते हैं अंटिल नेक्स्ट माहवारी का टाइम। ठीक है। एग्जामिन करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर भी एग्जामिन कर सकते हैं, आप बिस्तर पे लेट के भी एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले शीशे के सामने खड़े हो, अपने दोनों ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करें। दोनों में अगर आपको कोई चेंजेस नजर आ रही है, जैसे एसिमेट्री है, आपका एक ब्रेस्ट बहुत बड़ा है, एक ब्रेस्ट बहुत छोटा आपको महसूस हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल है। अंटिल कि वो बचपन से ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर अचानक आपने ये चेंज नोट किया है तो वो एबनॉर्मल है। अगर आप देख रहे हैं आपके किसी ब्रेस्ट का कलर चेंज हो रहा है या आपके ब्रेस्ट का निप्पल अंदर की तरफ धस रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये देखने के बाद फिर आपको अपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। एग्जामिन कैसे करेंगे, जैसे मैं अगर अपने हाथ आपको दिखाऊं, आप इमेजिन करें कि ये एक ब्रेस्ट, ठीक है। हम क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है। सबसे पहले बाहर का पोर्शन और फिर अंदर का पोर्शन। आपकी उंगलियों का जो पैड है, ये टिप नहीं, पैड के थ्रू आप सर्कुलर मोशन में दबाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे और फील करेंगे। अगर आपको कोई एक राई के दाने जैसा भी लंप महसूस होता है तो वो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सबसे पहले बाहर वाले पोर्शन को आप इस तरह सर्कुलर मोशन में दबाते जाइए और फील करते जाइए। इसके बाद अंदर वाले पोर्शन को इसी तरीके से गोलाई में दबाते जाइए और फील करते जाइए अंटिल आपका पूरा ब्रेस्ट कवर हो जाए। इसके बाद निप्पल को दबाइए। अगर निप्पल से कोई भी ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है या कोई पसी डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ब्रेस्ट एग्जामिन तो कर लेते हैं लेकिन आर्मपिट भूल जाते हैं। एक्जिला, आर्मपिट को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, अक्सर लंप वहीं मिलता है। तो प्लीज जब आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं तो ये पूरा पोर्शन आपका कवर होना चाहिए। आपका ब्रेस्ट, आपका एक्जिला, प्रॉपर अंदर से आर्मपिट सब कवर करना। ये एक तरीका है जिसके जरिए आप प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिस फौजिया। आपने हमें बताया कि माहवारी से पहले
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि उस वक्त यूजुअली लम्स बन रहे होते हैं। सो वो खवातीन जो कि माहवारी के, जिन्होंने अपना माहवारी का अमल मुकम्मल जिनका हो चुका है, तो वो फिर उनके लिए क्या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं? वो कब अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, या उनके लिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का सही टाइम क्या है? बहुत सारी ऐसी मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जिनको माहवारी खत्म होने के बावजूद भी जिस टाइम पे उनको पीरियड्स आए होते हैं उस टाइम पे एनगॉर्जमेंट या स्टिफनेस होती है। ये हर औरत को पता होता है। तो अगर ऐसी कोई चीज किसी औरत में है तो उसे पता होगा कि ये मेरा टाइम राइट नहीं है। लेकिन अगर एक बार मेनोपॉजल स्टेज से आप गुजर रही हैं और आप में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता कि जो आपकी डेट थी पहले उसी डेट पे कोई एनगॉर्जमेंट होती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस फौजिया। यकीनन ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक बहुत ही मुश्किल बीमारी है, फैमिली के लिए भी और सर्वाइवर के लिए भी। इसमें बड़ा हौसला चाहिए होता है, और फैमिली के अच्छे सपोर्ट की वजह से, सोसाइटी के अच्छे सपोर्ट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस्ट्रेस अली, जो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह जब इन्हें डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तो उन्होंने, उनकी क्या फीलिंग्स थी, उन्होंने किस तरीके से इससे लड़ा, उनकी फैमिली का और उनके फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट था, और उनकी सपोर्ट की वजह से वो इस जंग को कितने अच्छे, इस पूरी लड़ाई को, ब्रेस्ट कैंसर की लड़ाई को कितने अच्छे तरीके से लड़ सकें। Thank you very much, Fatima, for inviting me for today's session. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा सेशन अरेंज किया फॉर द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मुझे डायग्नोज हुआ था तकरीबन आज से 3 साल पहले। आई वाज एट द एज ऑफ 35। उस वक्त मुझे डायग्नोज हुआ, और जैसे कि मिस फौजिया ने कहा कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज द की। एक्चुअली आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करने से बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं कि आपके ब्रेस्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद मी. I have attended so many sessions actually of breast cancer awareness, or I was quite aware actually ki how to do the self examination and how to take care, you know, how to keep an eye on the changes, what is happening in the body. And alhamdulillah, because of all these awareness, um, I actually self-diagnosed my cancer myself. मुझे after my menstrual cycle actually मुझे एक दिन जब मैं चेक कर रही थी नहाते वक्त, तब मुझे एक लंप सा फील हुआ, एक गुठली सा फील हुआ, छोटे से मटर के दाने जितना जो मुझे फील हुआ. And I immediately went to the hospital, and they have done my ultrasound, and then the mammograms and the biopsies and all these tests followed up. And then they have, as Dr. Sanna said, that now the medications are quite advanced. तो आप जरूरी नहीं है कि आपका पूरा breast remove कर दिया जाता है. I have got the breast conservative surgery, which is called the lumpectomy. They have removed my lump and they have conserved my breast, alhamdulillah. And then I have gone through my chemotherapies and my radiation sessions and all. And alhamdulillah, it's been 3 years now, alhamdulillah. And I'm all back to normal. As Miss Fawzia said कि ये एक temporary phase होता है life का, जो कि चला जाएगा. उस temporary phase के लिए परेशान ना हो, उससे लड़ें, उससे डरें नहीं, उससे लड़ना है आपको. और इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा जो आपको सपोर्ट होता है वो फैमिली का सपोर्ट होता है, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, आपकी सोसाइटी का सपोर्ट होता है, which plays a key part. एंड मैं अगर अपनी बात करूं, अपनी फाइट की बात करूं, तो माय फैमिली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सपोर्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय कीमोथेरेपीज, जब मैं रेडिएशन से गो थ्रू कर रही थी. एंड दैट इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट पार्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट कि वो चीज आसान नहीं है उस चीज से गुजरना. लेकिन इस चीज को ध्यान में रखें कि बाल जरूरी है क्या आपकी जिंदगी. आई बिलीव ये जो टेम्पररी फेज है जो लाइफ का,
वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये जो अल्लाह की दी हुई इतनी प्यारी सी नेमत है जो जिंदगी है हमारी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट। हमें गिव अप नहीं करना है। एंड योर विल पावर plays a key role actually in your treatment, in your recovery, and in getting back to your normal life as a normal human being. तो आपके अंदर ये विल पावर होना चाहिए कि हाउ यू फेस इट, हाउ यू डील विद इट, और आपको लड़ना है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो फिर कोई भी आपको कुछ भी कह ले, आप नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, येट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टेम्पररी फेज। ये बहुत कहते हैं बिल्कुल छोटा सा टाइम पीरियड जो ट्रीटमेंट का है, तकलीफ दे टाइम पीरियड जो है, लेकिन ये जब गुजर जाता है तो बिलीव मी इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर इट। एंड आई एम अ लिविंग एग्जांपल फॉर इट। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन 3 years. I'm living my normal life along with my family. I'm working as well at the same time. And अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मली भी देखें, एक जो नॉर्मली जो टैबू होता है लोगों का कि ओ माय गॉड इसको ब्रेस्ट कैंसर है, या ओ माय गॉड इसको कैंसर है। कैंसर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अब ये कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं रही है, ठीक है। नॉर्मली भी लोग जिनको डायबिटीज होता है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ विद द मेडिकेशन जी रहे होते हैं। तो डोंट थिंक कि ओ माय गॉड कैंसर हो गया है इसको, तो आपकी जिंदगी कैंसर होने से खत्म नहीं हो जाती है। बल्कि what I experienced is I became a better person actually after I had cancer. I had realization कि how beautiful my life is, how important my life is, and how important it is to fight for it. तो ये बहुत important होता है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपको फील होता है कि यस देयर इज समबडी हु नीड्स मी, और वो जो फीलिंग होती है कि किसी को जरूरत है मेरी, वो फीलिंग बहुत वर्क करती है आपके जो आपके मोराल को जो बिल्डअप करने के लिए आपके मोराल को डाउन नहीं होने देती है, और आपको आपकी फाइट को गो ऑन करने देती है, ठीक है ना। और जो एक चीज मैं कहना चाहूंगी तमाम खवातीन से, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर से या किसी भी कैंसर से आपने डरना नहीं है। इसके लिए लड़ना है हमें, इससे डरना नहीं है हमें, ठीक है। टेम्परेरी फेज है, अगेन मैं रिपीट करूंगी, टेम्परेरी फेज है जो गुजर जाएगा, लेकिन इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे इस डर से कि ये कोई हमें क्या कहेगा कि ओ माय गॉड इसको कैंसर है, या उफ इसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई, या कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी, या रेडिएशन कराना पड़ेगा। इस डर से आप अगर घर में छुप के बैठेंगी तो ये कैंसर या कोई भी बीमारी आपके जिस्म से निकल नहीं जाएगी, बल्कि वो और बढ़ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, वो और फैल जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो इट्स रादर बेटर कि हम उसका ट्रीटमेंट करा के अर्ली स्टेज पे अगर वो डायग्नोस होता है, जैसे कि डॉक्टर सना ने कहा, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होता है तो उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है बनिस्बत के जब वो एडवांस स्टेजेस में जाके डायग्नोस होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे जब मैंने खुद सेल्फ डायग्नोस किया था और मैं हॉस्पिटल गई थी, माय कैंसर वाज ऑन स्टेज 2B, ठीक है। और बिकॉज कि वो अर्ली स्टेज पे था तो मेरा ट्रीटमेंट प्लान बहुत इजीली हो गया। मेरा ट्रीटमेंट प्लान जो था वो एडवांस स्टेजेस के कैंसर के से बहुत हटके था, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा इजी भी था। और ये एक और जो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो लोगों के अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ 40 की एज के बाद होता है, या देयर इज एन एज लाइक लिमिटेशन, या एक एज है कि इस एज में ब्रेस्ट कैंसर होगा। देयर इज नो एज फॉर इट। I was living a very healthy life, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो कहते हैं ना कि वो पहले बच्चे में गैप, मेरी बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हो गई थी। मेरी बेटी को मैंने ब्रेस्ट फीड करवाया था 2 साल के लिए। I was not taking any kind of hormones, but yet मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। मेरी फैमिली हिस्ट्री थी, मेरी खाला को था ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन अगेन डायरेक्ट फैमिली हिस्ट्री नहीं थी मेरी, लेकिन स्टिल देखिए ये चीजें हैं जो अगर होनी है
तो वो बगैर किसी रीजन के भी हो जाएंगी, और अगर नहीं होनी है तो विद रीजंस भी नहीं होंगी। ठीक है ना? तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं 40 तक की एज का वेट करूं और उसके बाद मैमोग्राम कराऊं। हाँ, मैमोग्राम आप 40 की एज के बाद करा सकते हैं, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। Self examination plays a vital role actually in the diagnosis of breast cancer. और जब आप सेल्फ एग्जामिन आप खुद करें, अगर आपको किसी चीज पे डाउट है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जीपीस के पास जाएं। आपको किसी भी चीज का डाउट है, एंड क्लियर योर डाउट्स। मतलब सिर्फ इस खुशफहमी में ना रहें कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करे कुछ ना हो, लेकिन इस खुशफहमी में मुब्तला रहने से बेहतर है कि हम उसको चेक करवा के और उस जो प्रॉब्लम को है वो रूल आउट कर लें। Thank you so much, Mistress Ali, for sharing your experience. We pray and we wish a healthy life for you. Now I would आमीन। request Miss Bakhtavar Salim, वो हमसे मिस बख्तावर सलीम, आप प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा कि हाउ मच एक्सरसाइजेस आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ वाइटल रोल एक्सरसाइजेस डू प्ले। ब्रेस्टेक्टमी के बाद कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं और कौन सी एक्सरसाइजेस से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और किस तरीके से एक्सरसाइज जो है वो हमारी हेल्थ को और बेटर बनाएंगी। Hey, Shumaila, first of all, it's Bakhtavar Feroz Ali. ओके, तो मैं बताऊंगी कि एक्सरसाइजेज जो है वो क्यों करनी ज़रूरी है। हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद पेशेंट्स आते हैं, उसमें हमारे पास या तो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, या तो ट्रंकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इंस्टेबिलिटी क्यों हो रही होती है? बेसिकली रोटेटर कफ जो हमारे मसल्स हैं शोल्डर के, ठीक है ना, उसकी जब इनएक्टिविटी होती है तो हमारे पास उनकी टाइटनेस हो जाती है। और इनएक्टिविटी क्यों हो रही होती है? क्योंकि पेशेंट्स पहले से खौफजदा होते हैं कि अगर हम लोग मूव करेंगे तो हमें शायद ज़्यादा पेन होगा, ठीक है ना। तो वो अपना एक पॉस्चर जो है वो अटेन कर लेते हैं कि वो इस तरीके से हाथ को रखते हैं, एक फ्लेक्स पॉस्चर रखते हैं कि हमें पेन ना हो, ठीक है। और वो पेन ना होने के चक्कर में क्या होता है कि जो शोल्डर के मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, और फिर जब वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो कि हमारी शोल्डर फ्लेक्शन है या हमारी शोल्डर जो एबडक्शन है, ठीक है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए एक तो रिहैब प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ट्रंकल इंस्टेबिलिटी तब आती है जब अगर किसी सर्जरी में फ्लैप लिया जाता है और हमारे एब्डोमिनल मसल्स का फ्लैप लिया जाता है, तो हमारे पास उसकी वजह से ट्रंकल इंस्टेबिलिटी यानी कि हमारी जो कोर स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए हम एक रिहैब प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले जनरली बात करूं, तो क्योंकि जो अफेक्टेड साइड होता है हमारे पास, तो उस पर हमारे पास आर्म में लिम्फ एडिमा हो रहा होता है। लिम्फ एडिमा जब हो रहा होता है तब हम एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, वो इनिशियल स्टेज होता है पेशेंट का। तो हमें सबसे पहले जो है वो उस एडिमा को जो है वो सबसाइड करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि अपना आर्म जो है वो एलिवेटेड रखे, हार्ट लेवल से जो है वो अबव रखे, ताकि वो कम हो जाए। दूसरा, जैसे हम पैरों में जो है वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बनाते हैं, इसी तरह हम आर्म में जो है वो कंप्रेशन स्लीव्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लिम्फ एडिमा कम हो जाता है। दूसरा, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पास उन पेशेंट्स को स्पेसिफिक डॉक्टर्स जो है वो पेन किलर्स दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सबसाइड हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को पेन है तो आप ट्रॉपिकल हीट जो हमारे पास हॉट पैक्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, ताकि उसका पेन सबसाइड हो, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करवाएं। अगर हम ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो हार्मफुल होगी, ठीक है। दूसरा ये कि इनिशियल स्टेजेस में आपने स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के ऊपर काम नहीं करना है, आपने जो है वो उसको डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उस पे काम करवाना है। लाइक अगर वो कॉम्बिंग कर रही है तो आप बोलो कि जो अफेक्टेड आर्म है उसी से ही कॉम्बिंग करे। अगर वो खाना खा रही है तो उसी हाथ से खाना खाए, ठीक है ना। अगर वो बाथिंग कर रही है या वो ड्रेसअप कर रही है तो उस हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो एक तो एडेमा भी सबसाइड होगा, दूसरा उसकी रेंज ऑफ मोशन जो रिस्ट्रिक्ट होने की चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की बात करूं, तो हमारे पास जो शोल्डर में एक्सरसाइज आती है वो सबसे पहले हमारे पास वॉन्ड एक्सरसाइज आती है, ठीक है ना। वॉन्ड एक्सरसाइज में हम बेसिकली स्टिक का यूज करते हैं, और हम शुरू की जो एक्सरसाइज है वो हम बिठा के नहीं बल्कि लिटा के करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बिठा के जो है वो उसका डेमो दूंगी। तो सबसे पहले जो हम वॉन्ड एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने जो है वो स्टिक को पकड़ना है,
एंड देन आप उसको स्टिक के सहारे से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, ठीक है, एंड देन आप नीचे लेकर आए, सही है। एक तो जब पेशेंट लेटा हुआ होगा तो जो ग्रेविटी का जो एलिमेंट है वो एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरा जो स्टिक है वो उसे सपोर्ट करती है उस आर्म के मूवमेंट में, क्योंकि दूसरा आर्म सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम शोल्डर फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाते हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो एल्बो विंगिंग एक्सरसाइज होती है। एल्बो विंगिंग एक्सरसाइज भी हम जो है वो लेटा के करवा सकते हैं। वही फैक्टर है कि आप ग्रेविटी को एलिमिनेट करते तो आराम से जो है वो पेशेंट एक्सरसाइज कर पाता है। एल्बो विंगिंग हम कैसे करवा सकते हैं कि हम शोल्डर्स और एल्बोज को इस तरीके से प्लेस करवा दें एंड देन हम कहते हैं कि आपने इसकी विंगिंग करवानी है, ठीक है, सही है। ये आपके पास शुरू की बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि आप शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होने से बचा सको, ठीक है। फिर हमारे पास आता है शोल्डर ब्लेड की स्क्वीज और स्ट्रेच, ठीक है ना, वो भी आपके पास सपोर्टेड जो है वो एक्टिविटी होती है। आप पेशेंट को बोलते हो कि आपने अपने हाथ को टेबल पे सपोर्ट करके रखना है, ठीक है। शोल्डर ब्लेड जो पीछे है आपने उसको स्ट्रेच करना है। वो आप कैसे करोगे, आपने जस्ट अपने आर्म को जो है वो आगे की तरफ लाना है, तो क्या होगा, शोल्डर ब्लेड जो है वो स्ट्रेच होगी, ठीक है। और इसी तरह से उसी पोजीशन में रख के अब आपने जो है शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करना है यानी दबाना है। वो आप कैसे करोगे कि आप आर्म को जो है वो पीछे की साइड लेके जाओगे तो वो स्क्वीज होगी। ये बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास स्कैपुलर जो हमारी पीठ की हड्डी है पीछे वाली जो ऊपर की तरफ आती है स्कैपुला, उसकी विंगिंग के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट जो है वो एक प्रोटेक्टेड जो है वो अपना पॉस्चर अटेन करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को फ्लेक्स रखता है। और जब इस तरीके से वो अटेन करता है पॉस्चर, तो क्योंकि शोल्डर के मसल्स अब इस तरफ से खिंच रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो हमारा स्कैपुला अपनी जगह पे होता है वो उठने लगता है, ठीक है, जो कि खराब पॉस्चर है। तो उसको अच्छा रखने के लिए हम शोल्डर ब्लेड की जो है वो स्क्वीज और स्ट्रेच करवा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास शोल्डर स्ट्रेच के लिए हमारे पास जिम बॉल एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल हमने जिम बॉल को सामने रखा एंड देन हमने अपने शोल्डर्स को जो है वो प्लेस किया इस तरीके से एंड हम उसे स्ट्रेच करवाएंगे, ठीक है। पेशेंट अपनी जगह पे बैठा होगा लेकिन वो सिर्फ आर्म को स्ट्रेच करेगा ऑन द जिम बॉल, ठीक है। इसी तरह हम वॉल जो है वो स्ट्रेच करवा सकते हैं कि आपने बोलना है कि पेशेंट जो है वो वॉल के ऊपर अपने हाथों को प्लेस करे एंड देन आराम आराम से वॉल की सपोर्ट से ऊपर लेके जाए, तो ये क्या होगा, शोल्डर सपोर्टेड स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेज जो आप शुरू में कर सकते हैं ताकि पेन इतना ज्यादा ना हो और जो शोल्डर रेंज ऑफ मोशन हमारा बेसिक मकसद है वो पूरा हो जाए। देन आप जाते हो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस बेसिकली क्या है कि अब क्योंकि हमने शोल्डर रेंज ऑफ मोशन तो अटेन कर ली लेकिन उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाते हो। आप फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन है, शोल्डर की इंटरनल रोटेशन है, तो आप क्या करोगे, आप जस्ट एक फोर्स अप्लाई करोगे, उसे कहोगे कि आपने इंटरनली रोटेट करना है, या आप बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे, आपने कहा एक्सटर्नली रोटेट करना है। या इसी तरह से आप फ्लेक्शन में आप फोर्स दोगे कि आपने अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है और आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो जब वो एंटी फोर्स जो है वो काम कर रहा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसीलिए हम पुली एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं कि जब पेशेंट अपने अफेक्टेड आर्म को स्ट्रेच करता है, इस हाथ को नीचे खींचता है, तो वो उसकी स्ट्रेचिंग हो रही होती है और स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक टॉवल एक्सरसाइज है जिसमें हम शोल्डर की जो है वो इंटरनल रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये अफेक्टेड हाथ है और ये अनअफेक्टेड हाथ है, तो आपने क्या करना है, अफेक्टेड हाथ को नीचे रखना है और अनअफेक्टेड हाथ को ऊपर रखना है एंड देन आप बोलते हो कि इस तरह से आपने खींचना है ताकि शोल्डर की जो है वो इंटरनल रोटेशन हो सके, ठीक है। तो ये सारी जो है हम बेसिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि शोल्डर की जो रेंज ऑफ मोशन हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो रही है वो वापस से नॉर्मलाइज हो सके। और दूसरा जो हमारे पास ट्रंकल इंस्टेबिलिटी आ रही है उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट को बोलें कि आप बॉल पकड़ें, ठीक है, एंड बॉल को आपने जो है वो उठाना है, खड़े होकर बॉल को उठाना है एंड देन आपने उसे थ्रो करना है। इसी तरह से साइड्स पे थ्रो करना है, ठीक है,
और आपने आगे से बॉल देना है तो रीचिंग करेगा। जब ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं तो बेसिकली जो हमारे एब्डोमिनल्स और कोर के मसल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, और जब वो वर्क करते हैं तो इसकी हमारे पास स्टेबिलिटी प्लस स्ट्रेंथनिंग आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो मेन और सिंपलेस्ट एक्सरसाइज जो करवाते हैं वो ब्रिजिंग करवाते हैं। पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने सीधा लेटना है और आपने अपने घुटनों को मोड़ देना है। घुटनों को मोड़ने के बाद अपनी कमर को उठाना है और कमर को उठाने के बाद आपने 10 सेकेंड उसे होल्ड करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है तमाम फीमेल्स के लिए, जिसमें एक तो उसके ग्लूटल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज फीमेल्स के आते हैं उसके लिए भी, प्लस एब्डोमिनल्स वर्क कर रहे हैं उठाने में कमर को, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्रंचेस और प्लैंक्स आते हैं, जो कि और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मिस बख्तावर। आपने जो एक्सरसाइजेज बताई वो यस बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत फ्रूटफुल हैं। आई होप आज हमने जो डिस्कशन किया है वो तमाम व्यूअर्स के लिए एक फ्रूटफुल साबित हुआ होगा और आपको इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन को एंड करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सना जीशान से कि वो हमें कोई एक छोटा सा होम टेक मैसेज दें जो आज की हम इस डिस्कशन से अपने साथ घरों में लेके जा सकें और सबको दूसरों तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू फातिमा। बस एक क्विक मैसेज ये होगा कि काइंडली आप लोग अपने ब्रेस्ट को इग्नोर ना करें। डोंट शाई अवे फ्रॉम योर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट आपके अपने बॉडी का पार्ट है, जैसे आप अपने फेस का लुक आफ्टर करते हैं उसी तरह से ब्रेस्ट हेल्थ, ब्रेस्ट केयर की तरफ भी तवज्जो दें। फोकस ऑन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फ्रॉम द टाइम के जब आपके बच्चियों की पीरियड स्टार्ट हो जाए। टीच देम हाउ टू एग्जामिन देयर ब्रेस्ट थ्रू आउट देयर लाइव्स, नॉट जस्ट योर डॉटर्स। इनफैक्ट आपकी जो डोमेस्टिक हेल्पर्स भी घर पे अगर आती हैं वो इतनी अवेयर नहीं होती, उन्हें भी आप सिखाएं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है। और जब आप लोग 40 इयर्स के हो जाएं तो प्लीज वंस अ ईयर अपना मैमोग्राम जरूर कराएं, जिसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम करते हैं, बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर दैट अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेव्स लाइव्स। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, एंड आई होप ये आप लोग घर में प्रैक्टिस करें और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much to all the panelists for joining us and sharing the valuable information. Thank you so much to everyone who viewed us today. Or we wish a good health and prosperous life to all. Thank you so much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।